Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we are going to study about pledge in detail, like its meaning, characteristic, rights and duties of pawnee and pawnee and difference between bailment and pledge. चलिए फिर देख लेते हैं pledge की definition क्या होती है, I mean की meaning क्या होती है. Pledge can be defined as that special form of bailment in which goods are bailed as security by one party to another for the repayment of debt और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. देखिए बेलमेंट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो आई होप कि आपने पढ़ा हो. अगर नहीं पढ़ा हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होगा. तो प्लेज क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट होता है. बेलमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. ओनरशिप नहीं, पोजेशन. मतलब अभी गुड मेरे पास है तो मैं किसी को हैंड ओवर कर रही हूँ एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट. तो प्लेज क्या होता है? एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बेलमेंट होता है जिसमें कि हम गुड्स को बेल करते हैं एज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के तौर पे बेल करते हैं. मतलब अगर हमें कुछ पैसे किसी से उधार लेने हैं तो उन पैसे कोई ऐसे ही तो आपका शक्ल देख के तो नहीं दे देगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेगा. तो अगर आप अपने किसी सामान को, किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप सिक्योरिटी के तौर पे सामने वाले को बेल कर रहे हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट. और ये जो हम बेल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इस एश्योरिटी को देने के लिए बेल कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने मेरा जो डेट है, मैंने जो प्रॉमिस किया है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, तो उसकी एश्योरिटी देने के लिए आप इन गुड्स को बेल करते हैं. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लेज बोलते हैं. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशल फॉर्म ऑफ बेलमेंट है जिसमें गुड्स को बेल किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास. किस लिए? तो सिक्योरिटी के तौर पे, ये प्रूफ करने के लिए कि आगे आप अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है. द पार्टी हु डिपोजिट्स द गुड इज द बेलर. जो पार्टी अपने गुड्स को सामने वाले के पास सिक्योरिटी के तौर पे डिपोजिट करती है उसको हम पॉनर बोलते हैं. और जिसके पास गुड्स डिपॉजिट होता है, मतलब कि जिसके पास पोजीशन चला जाता है गुड्स का, उनको हम पॉनी बोलते हैं. क्लियर? अब देखिए, व्हाट कैन बी प्लेस्ड. क्या प्लेस हो सकता है? एनी मूवेबल आइटम, कोई भी मूवेबल आइटम, कोई भी एसेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वैल्यूएबल्स यानी जिसका की कुछ वैल्यू हो मार्केट में. ठीक है. कोई भी फिक्स डिपॉजिट का रिसिट, सेविंग बैंक अकाउंट, कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो कि आप मनी लेंडर के पास आप या प्रॉमिसी के पास रखे हुए हैं, कोई भी कोलेट्रल है ना, जिसको कि आप लोन के रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, वो सभी कुछ प्लेस हो सकते हैं. कोई भी मूवेबल आइटम का चीज जो है वो आप प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. There must be actual और constructive delivery of the goods to be placed. Actual delivery भी हो सकती है या constructive delivery भी हो सकती है. आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक किसी भी तरीके से गुड्स को डिलीवर करके सिक्योरिटी रख सकते हैं. ठीक है. However, government securities are to be placed by endorsement and delivery. अगर आपको government securities को place करना है तो उसके लिए आपको उनको endorse करना पड़ेगा, then after उनको आगे डिलीवर करना होगा. ठीक है. एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जोसेफ इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सो ही डिपॉजिटेड हिज गोल्ड वॉच टू माइकल एज सिक्योरिटी फॉर द मनी लैंड. अब जोसेफ को सडनली पैसे की जरूरत आ गई, वो माइकल के पास गया और अपने गोल्ड वॉच को उसके पास डिपॉजिट कर दिया. और उस गोल्ड वॉच के एवज में, मतलब उस गोल्ड वॉच को वो सिक्योरिटी के तौर पे रखा और उसके एवज में कुछ मनी माइकल से लिया. ठीक है. दिस इज अ केस ऑफ प्लेज वेयर बाय गोल्ड वॉच इज बेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द अमाउंट लेंट. जो माइकल ने उसको पैसे दिए उसके बदले में जोसेफ ने क्या किया? गोल्ड वॉच रखा है उसके पास एज अ सिक्योरिटी. तो अगर कोई पर्सन अपने सामान को सामने वाले के पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेल कर दे, मतलब अपने सामान के पोजीशन को सामने वाले को ट्रांसफर कर दे, कुछ खास काम को निकालने के लिए अपने सामान को सिक्योरिटी के तौर पे सामने वाले को बेल कर दे,
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्या, प्लेज। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो क्या क्या होता है, फर्स्ट बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, कोलेटरल सिक्योरिटी। इन सबको अभी डिटेल में देख लेते हैं। बेलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ अमाउंट लेंट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ये जो हम प्रॉपर्टी या जो गुड्स है उनको हम बेलमेंट क्यों कर रहे हैं, मतलब पोजेशन को ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, सिर्फ किसी पेमेंट की सिक्योरिटी को देने के लिए। मतलब अगर आपने किसी से उधार लिया है, कुछ लोन लिया है, तो उसके रिगार्डिंग आप सिर्फ सिक्योरिटी देते हैं इन प्रॉपर्टीज को बेल करके कि आप अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एसेट इज डिलीवर्ड टू द पॉनी बाय द पॉनर एज कोलेटरल। ये जो डिलीवरी होती है एसेट की पॉनी टू पॉनर, मतलब पॉनी को जो डिलीवर किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कोलेटरल के तौर पे होता है, मतलब गिरवी रखा जाता है एक तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस के रिगार्डिंग, और कुछ ना कुछ उसमें कंडीशंस भी होता है रिटर्न करने का, कि अगर डेट रियलाइज हो गया तो आप तो सामने वाली पार्टी आपके कोलेटरल को रिटर्न कर देगी, या फिर जब आप पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म कर दोगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन एसोसिएटेड होता है, और ये एक तरीके से कोलेटरल के तौर पे ही आप चीजों को डिलीवर करते हैं सामने वाली पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द एसेट और प्रॉपर्टी गिवन एज कोलेटरल। क्या सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, उस हिसाब से एसेट और प्रॉपर्टी जो होती है वो कोलेटरल के तौर पे यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी प्लेस्ड विद द पॉनर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। जो भी प्रॉपर्टी प्लेस की गई है पॉनर के द्वारा उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं और आपने उसको प्लेस कर दिया, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए एटलीस्ट। द ओनर ऑफ द एसेट रिमेन विद द the ownership of the asset remain with the pawners except in some circumstances where the pawnee get the right to sell asset placed। जो ओनरशिप होती है वो पॉनर के पास ही होती है। हमने बेलमेंट में पढ़ा था ना कि सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। मालिकाना अधिकार आपके पास ही होता है, पूरा टाइटल आप ही के पास होता है, बस कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप गुड्स को किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो ओनरशिप पॉनर के पास ही रहेगा। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं उनमें जो ओनरशिप होता है वो पॉनी को चला जाता है, तब जब पॉनी अपने कुछ स्पेशल राइट टू सेल का इस्तेमाल करना चाहे तो। ठीक है, और अगर गुड्स पॉनी के पास जब तक हैं तो पॉनी ऑब्लिग्ड है उनका रीजनेबल केयर रखने के लिए। अब देख लीजिए पॉनी के राइट्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, राइट टू रिटेन द गुड्स। पॉनी के पास राइट टू रिटेन है, मतलब कि जो भी प्लेस्ड आर्टिकल है, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन के रिगार्डिंग वो अपने पास गुड्स को रख सकता है जब तक कि पूरा फुलफिलमेंट ना हो ऑब्लिगेशन का, तब तक। ठीक है, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो अक्रूड होगा उसके पेमेंट तक को भी वो रख सकता है। साथ ही साथ जितने भी एक्सपेंस इनकर्ड होंगे रिगार्डिंग द कनेक्शन ऑफ पोजेशन, उन सबको अच्छे से रख रखाव करेगा। जो भी एक्सपेंस लगेगा, जो भी इंटरेस्ट अक्रूड होगा उसके लोन के रिगार्डिंग, उन सब के पेमेंट के रिगार्डिंग वो अपने आपके गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू द रिटेंशन फॉर सब्सीक्वेंट लोन। द पॉनी कैन ऑल्सो रिटेन द गुड्स प्लेस टुवर्ड द फर्दर अमाउंट लेंट टू द पॉनर, नेवरलेस इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। पॉनी जो है उस पर्टिकुलर गुड्स को आगे के किसी लोन के रिगार्डिंग भी प्लेस करके रख सकता है। अगर पॉनर ने कोई लोन अमाउंट लिया है तो उसके रिगार्डिंग भी वो अपने पास रिटेन करके रख सकता है। नेक्स्ट क्या है, राइट इन कनेक्शन टू एडिशनल एक्सपेंसेस बोर्न। अगर कोई भी एक्सपेंस पॉनी के द्वारा हुआ है, कोई भी एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा पॉनी के द्वारा हुआ है, फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द गुड्स प्लेस आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द पॉनर। अगर उसके रख रखाव में, गुड्स के रख रखाव में पॉनी को किसी तरीके का खर्चा हुआ है तो वो खर्चा भी बियर करेगा कौन, पॉनर। उससे वो रिकवर कर सकता है, उसके पास अधिकार है। नेक्स्ट क्या है, राइट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। व्हेन द पॉनर मेक डिफॉल्ट
in the repayment of the amount lent or in the performance of the obligation within the stated time, the pawnee can file a suit against pawner and retain the goods placed, or she has the right to sell the property placed after giving a reasonable notice of the sale to the pawner. पॉनर अगर डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्टर बन गया, अपने जो अमाउंट उसने लेंट करा था उसका रीपेमेंट वो नहीं कर पाया, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड था उसके अंदर, तो पॉनी उस पे शूट फाइल कर सकता है उस पेमेंट के लिए। साथ ही साथ वो चाहे तो गुड को रिटेन करके रख सकता है जो उसके पास प्लेस किया गया है, और साथ ही साथ उसके पास ये स्पेशल राइट है कि वो उन प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है चाहे तो। ठीक है, एक रीजनेबल नोटिस डालेगा पॉनर को और उसको सेल कर देगा। हमने बेटर टाइटल ऑफ द बायर का जो वीडियो देखा था उसमें था ना कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जहां पे बायर को बेटर टाइटल मिलता है, जिसमें कि प्लेस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट था। वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर मिलेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। फर्दर, इफ द सेल प्रोसीड्स आर लेस देन द अमाउंट लेंट, द पॉनर हैज टू पे द रिमेनिंग सम। अगर राइट टू सेल का इस्तेमाल अगर करता है और जो अमाउंट सेल करने के बाद पॉनी के पास आता है वो रियल अमाउंट से कम आता है, ठीक है, तो फिर वो पॉनर को स्यू करेगा बाकी रिमेनिंग सम को पे करने के लिए। और अगर हायर आ गया, मतलब कि जितने में का अमाउंट था उससे ज्यादा सेल करने के बाद आया, तो वो पॉनर को रिफंड कर दिया जाएगा जो सरप्लस होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए पॉनर के राइट्स क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, राइट टू रिडीम। When there is a time specified for the repayment of loan or performance of the obligation and the pawner does not realize the dues within that time, then he may redeem the item at any time before the goods are sold by the pawnee. However, the pawner has to pay the expense incurred to the pawnee due to him his default. मतलब अगर टाइम स्पेसिफिक जो है रीपेमेंट का, जो लोन का जो रीपेमेंट टाइम है या फिर जो उसके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का टाइम है, पॉनर को रियलाइज नहीं हुआ और ड्यू टाइम चला गया, तो वो किसी भी टाइम आइटम को रिडीम कर सकता है। पॉनी को पैसे दे देगा, जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, जो ड्यूज होगा वो पे करके उसके पास राइट है कि वो कभी भी उसको रिडीम कर सकता है, जब तक कि पॉनी सोल्ड ना करे गुड्स को, तब तक। अगर पॉनी को पैसे नहीं मिले तो उसके पास तो राइट टू सोल्ड है, लेकिन अगर वो बेच नहीं पाया है और उसके पहले अगर उसको रियलाइज हो गया, पैसे आ गए, तो वो उसको पैसे देके गुड्स को रिडीम करवा सकता है, उसके पास राइट टू रिडीम है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू लिमिटेड इंटरेस्ट। व्हेन द प्ले इज मेड बाय द पॉनर फॉर लिमिटेड इंटरेस्ट, देन इट्स वैलिडिटी विल बी लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट ओनली। अगर जो प्लेज किया गया है वो लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए किया गया है, तो उस प्लेज की वैलिडिटी भी उसी हद तक लिमिटेड होगी। ये अधिकार मिला है हमारे पॉनी को। नेक्स्ट क्या है, देखिए, राइट इन केस ऑफ अनऑथराइज सेल। अगर पॉनी जो है प्लेस्ड आइटम को रॉन्गफुली या बिना नोटिस दिए हुए गलत तरीके से बेच दे, ठीक है, तो पॉनर के पास ये अधिकार है कि वो उस पे शूट फाइल कर सकता है रिगार्डिंग द रिडेम्पशन ऑफ द आइटम। रिडीम करने के रिगार्डिंग वो नोटिस फाइल कर सकता है कि आपने मुझे बिना नोटिस दिए हुए, बिना खबर दिए, रॉन्गफुल तरीके से मेरे गुड्स को बेचा है। ठीक है। अल्टरनेटिवली द पॉनर कैन आस्क फॉर द डैमेज। अगर वो शूट फाइल ना करे, रिडीम ना करना चाहे, तो वो डैमेजेस के लिए भी फाइल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेज एक्ट एज अ सिक्योरिटी विच एश्योर्स दैट द पॉनर विल रीपे द डेट और परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। पेमेंट प्लेज क्या है, एक तरीके का एक सिक्योरिटी के लिए हम करते हैं, ये एश्योरिटी लेने के लिए कि जो पॉनर ने पैसे लिए हैं उनको वो रीपे करेगा और अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा। बेसिकली अगर हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमें लोन देती है इंटरेस्ट के साथ, साथ साथ हमें क्या बोलती है, कुछ सिक्योरिटी दीजिए। तो हम जो सिक्योरिटी देते हैं तो उसको मालिकाना अधिकार नहीं दे देते कि आप अब से मालिक हैं, आप ले लीजिए। नहीं, हम उसको पोजेशन दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि हाँ ठीक है, मालिक मैं ही रहूंगी, लेकिन अभी के लिए आप मेरे डॉक्यूमेंट्स या फिर मेरे गुड्स को अपने पास रखिए और मुझे पैसे दीजिए। अब मैं पैसे नहीं दूंगी तो वो उसको बेच सकता है। ठीक है।
तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है ना, मैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी को जो पोजेशन जा रहा है, क्यों जा रहा है? किसी सिक्योरिटी को रखने के लिए, अपने प्रॉमिस के रिगार्डिंग एश्योरिटी देने के लिए, तो हम इसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, खास करके ये जो प्लेज का इस्तेमाल किया जाता है वो लोन सिक्योर करने के लिए किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या है। हमने बेलमेंट पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस है? तो बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और किसी खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्लेज की बात करें तो प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही होता है जिसमें कि हम गुड्स को प्लेज करते हैं किसी सिक्योरिटी के बिहाफ में। अगर हम कोई डेट लेते हैं तो उसके सिक्योरिटी के तौर पे उसको हम प्लेज करते हैं। ठीक है, बेलमेंट कहां डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 148 के अंदर डिफाइन किया गया है, और वहीं प्लेज जो है वो सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर हम बेलमेंट की बात करें तो कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। बेलमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई कंसिडरेशन यानी कि कुछ रिटर्न में मिलना जरूरी है। अगर आपके फ्रेंड को आपकी एक्टिवा की जरूरत है तो आप उनको अगर बेल कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। तो जरूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन प्रेजेंट हो, लेकिन प्लेज के केस में कंसिडरेशन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। आप लोन दे रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी दी जा रही है बदले में, समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। तो यहां पे कंसिडरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। बेलमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेलमेंट इज सेफ कस्टडी और रिपेयरिंग ऑफ गुड्स डिलीवर्ड। बेलमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जिसको भी बेल किया गया है वो सेफली उसको रखे, अगर जरूरत पड़ी तो उसको रिपेयर वगैरह भी करवा दे। और अगर वहीं पे हम बात करें प्लेज की, तो प्लेज में जो भी चीजें डिलीवर होती हैं वो सिक्योरिटी के एंगल से होती हैं। अगर उसमें कोई भी खर्चा आता है तो सिक्योरिटी रखने वाले पे वो खर्चा लगता है, ना कि लेने वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द रिसीवर हैज नो राइट टू सेल द गुड्स इन केस ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में जिसने भी रिसीव किया है गुड्स को, उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो गुड्स को बेच सकता है। लेकिन अगर हम प्लेज की बात करें तो पॉनर के पास डज नॉट रिडीम द गुड विद इन द रीजनेबल टाइम। अगर पॉनर चीजों को सही तरह टाइम पे रिडीम नहीं कर पाया तो पॉनी के पास पूरा अधिकार है कि वो पॉनर को नोटिस देके चीजों को बेच सकता है। ठीक है, बेलमेंट की अगर हम बात करें तो गुड्स आर यूज्ड बाय द बेली ओनली फॉर द सेड पर्पस। जो पर्पस बेली ने बताया है उसी पर्पस के लिए बेली उस गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम प्लेज की बात करें तो पॉनी के पास कोई अधिकार नहीं होता है गुड्स का इस्तेमाल करने का। बस वो एक तरीके से कस्टडी लेके बैठा होता है कि हाँ ये मेरे पास उसका सिक्योरिटी है, अगर वो डिफॉल्टर रहा तो मैं इसको बेच सकता हूँ, दैट्स ऑल। और उसका यूज करने का अधिकार नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।